यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर चर्चा करेंगे। इसके पहले ये जानना चाहेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम कलन विधि को कहा जाता है, अर्थात किसी गणित के सवाल को हल करने के लिए एक स्टेप्स का निर्धारण कर दिया जाए कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और कहाँ तक कार्य करना है। इसका निर्धारण कर देना ही कलन विधि कहलाता है, या अंग्रेजी में उसे एल्गोरिथम कहते हैं। अगर हम दो संख्याएं मान लें, यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हों जहां ए बी से बड़ा हो, तब पहला स्टेप होगा हमें ए और बी का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इसके लिए हम एक कलन विधि तैयार करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तब पहला स्टेप मेरा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार ए और बी के लिए क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर 0 के बराबर या उससे बड़ा है तथा बी से छोटा है। यह हमारा पहला स्टेप होगा। हमें अगले स्टेप में जाना है कि नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आर का मान क्या है। यदि आर बराबर 0 होगा तो हमारा स्टेप यहीं समाप्त हो जाएगा और हम महत्तम समापवर्तक का निर्धारण यही कर लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर आर 0 हो तो बी ए और बी का मौसा हो जाएगा। परंतु यदि आर नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी आर का मान 0 के अतिरिक्त कोई भी अन्य संख्या आ जाए, तब हम मजबूर हो जाएंगे अगले यानी दूसरे स्टेप में जाने के लिए। और जब दूसरे स्टेप में जाएंगे तो हम ए को भूल जाएंगे, ए से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब हम दो प्राकृतिक संख्या पा जाएंगे बी और आर, और ऐसी स्थिति में हम बी को हम आर के पदों में व्यक्त करेंगे। यहाँ हम आसानी के लिए, क्योंकि स्टेप आगे बढ़ेगा तो पुनः आर लिखना पड़ेगा, आर में कहीं संदेह हो जाएगा, तो इसको हम R1 और Q1 लिख लेते हैं। अब हम B को R1 के पदों गुणक के रूप में व्यक्त करेंगे, तो B बराबर हो जाएगा R1 Q2 प्लस R2, जहाँ फिर वही चीज़ लिखेंगे R2, यहाँ पर R1 हो जाएगा। 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और R1 से छोटा होगा।
अब यहाँ फिर हम चेक करेंगे कि R2 का मान क्या है। यदि R2 का मान 0 आ गया तब क्या होगा? जब ये R2 0 हो जाएगा तब यह R1 A और B का मसा होगा। परंतु यदि R2 0 नहीं होगा तो हम तीसरे स्टेप में आएंगे और यहाँ पर हम B को भूल जाएंगे और R1 को R2 के गुणक के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से व्यक्त करेंगे। अब यहाँ R1 हो जाएगा R2 Q3 प्लस R3, जहाँ R3 का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा और R2 से छोटा हो। यह प्रक्रिया हम तब तक चलाएंगे जब तक R3 का मान 0 या यहाँ पर R का मान 0 न हो जाए। 0 होते ही अगर R3 0 होगा तो R2 A और B का मसा हो जाएगा। इसको हम आसानी से दो प्राकृतिक संख्याएं लेके समझ सकते हैं। आसानी के लिए हम छोटी संख्या ले रहे हैं। 60 और 25 ये दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके उदाहरण से हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझाने का प्रयास करेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप होगा जिसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से 60 को 25 के गुणक के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 25 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें तो 25 दूना 50 होता है और 25 तियां 75, अर्थात 25 में 2 का गुणा होगा और इसमें शेषफल आ जाएगा 10, यानी 25 दूना 50 10 60 हो जाएगा। यह मान R का मान 0 नहीं आया। अब यहाँ अगर 0 नहीं आया तो हमें मजबूर होना पड़ेगा दूसरे स्टेप में जाने के लिए। दूसरे स्टेप में हम इस 60 को छोड़ देंगे, केवल 25 और 10 को ध्यान में रखेंगे। अब यानी कि 25 को हम 10 के गुणक के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से व्यक्त करेंगे। अब हम लिखेंगे 25 बराबर 10 दूना 20 10 तियां 30 होता है, तो 10 इसमें 10 का पहाड़ा 2 ही बार जाएगा। 10 दूना 20 और धन 5। अब फिर यह R का मान जो है 0 नहीं हुआ। यह 0 नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ हम 25 को भूल जाएंगे। अब हम 10 को 5 के गुणक के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे व्यक्त करने के लिए। तो 10 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2, 5 दूना 10 होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ शेषफल हमारा 0 आ गया। अब ये जब 0 आ गया तो हमारा कार्य यहीं समाप्त हो गया और यह जो मान आया है 5, यही 60 और 25 का मौसा है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 और 25 का मौसा बराबर 5। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसका उपयोग हम 2 या 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए करते हैं।